जय हिंद साथियों, आपके सामने है 20 दिसंबर 2023 के डेली करेंट अफेयर के एमसीक्यूज। तो पहला एमसीक्यू है आपके सामने साथियों, विच ऑफ द फॉलोइंग डायमेंशन इज नॉट इंक्लूडेड इन लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स। तो लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स में कौन सा डायमेंशन इंक्लूड नहीं किया जाता है, आपको ये बताना है। हम लोग ने कल के डेली करेंट अफेयर्स में बात की थी कि लीड्स जो आई है, लीड्स लॉजिस्टिक्स ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स की जो रैंकिंग आई है बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, वो हम लोग ने देखी थी। ठीक है, हम लोग ने देखा था वहाँ पे 4 ग्रुप थे, कोस्टल ग्रुप, लैंडलॉर्ड ग्रुप, नॉर्थ ईस्ट ग्रुप और एक कौन सा था, यूनियन टेरिटरी ग्रुप। और हर ग्रुप में 3 कैटेगरीज थी। कौन कौन सी कैटेगरीज थी? अचीवर्स, ठीक है, अचीवर्स, फास्ट मूवर्स और एस्पायरर्स। ठीक है, तो अचीवर्स में हम लोग ने देखा था कि कैसे ट्रिक बनाई थी हम लोग ने कि अंग यूज़ करके अचीव करता है। ठीक है, फास्ट मूवर कैरम खेलता है और एस्पायरर क्या करता है, गोभी की सब्जी खाता है। तो हम लोग ने ये सब सारी बातें जो है पिछले वाले वीडियो में की थी। अगर आपने साथियों नहीं देखा है तो प्लीज़ वो जाके देख लीजिएगा। उसमें हम लोग ने सारी कैटेगरीज़ के और सारे जो भी कैटेगरीज में, जो भी ग्रुप्स में, लैंडलॉर्ड ग्रुप में, नॉर्थ ईस्ट ग्रुप में और यूनियन टेरिटरीज ग्रुप में जितने भी स्टेट्स थी उन सबको जो है ट्रिक के माध्यम से याद किया था। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देख लीजिएगा। इसलिए ये जो है क्वेश्चन इंक्लूड किया गया था कि जो लॉजिस्टिक्स ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स है, लीड्स, वो किसकी तर्ज पे बना है, किसकी लाइन्स पे बना है, तो लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स की लाइन पे बना है। तो इसलिए हो सकता है आपसे यही पूछ लिया जाए कि कौन कौन से डायमेंशन जो है लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स में यूज़ किए जाते हैं और कौन कौन से नहीं यूज़ किए जाते हैं। तो आपको यहाँ पे ये बताना है कि कौन सा डायमेंशन इंक्लूड नहीं किया जाता है लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स में। तो साथियों आपके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है इंफ्रास्ट्रक्चर क्वालिटी, सेकंड ऑप्शन है लॉजिस्टिक्स सर्विसेज क्वालिटी, थर्ड ऑप्शन है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लॉजिस्टिक्स प्रोवाइडर्स और लास्ट ऑप्शन है कंसाइनमेंट ट्रैकिंग एंड ट्रेसिंग। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन थे आपके सामने और इसका सही आंसर है, जो भी डायमेंशन इंक्लूड नहीं किया जाता है वो है ऑप्शन सी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लॉजिस्टिक्स प्रोवाइडर्स। ठीक है, इनसे कोई मतलब नहीं है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का। ठीक है, तो लॉजिस्टिक्स प्रोवाइडर्स जो है उनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ नहीं है इसमें, इसलिए ये इंक्लूड नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं। तो लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स है, आप जानते हैं ये वर्ल्ड बैंक ग्रुप द्वारा कंपाइल किया जाता है, जिसके अंतर्गत क्या होता है, जो स्टेट्स हैं मतलब दुनिया की कंट्रीज़ है उनको रैंक किया जाता है। और इंडिया की 2023 में कितनी रैंक थी, तो 38th रैंक थी आउट ऑफ 139 कंट्रीज। ठीक है, तो ये 6 डायमेंशन है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कौन कौन से 6 डायमेंशन हैं? कस्टमर्स प्रेफरेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर क्वालिटी, ease of arranging shipments, logistic services quality, number of consignment tracking and tracing, timeliness of शिपमेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा, कैसे याद रखेंगे, जो लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स होते हैं उनके जो डायमेंशंस होते हैं वो क्लाइंट होते हैं। ठीक है, CLIENT, ठीक है, क्लाइंट होते हैं। सी से क्या है, ये ट्रिक बता रहा है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रिक है। सी से क्या है, सी से पहला ही है कस्टमर्स प्रेफरेंस। थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं ताकि आराम से समझ में आ जाए। ठीक है, तो सी से पहले हम लोग सी डील कर रहे हैं, तो सी क्या है, सी है कस्टमर्स प्रेफरेंस। ठीक है, सी है कस्टमर्स प्रेफरेंस। फिर हमारा एल आता है क्लाइंट में, एल है लॉजिस्टिक्स सर्विसेज क्वालिटी। ठीक है, एल है लॉजिस्टिक्स सर्विसेज क्वालिटी। फिर आई आता है, आई क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्वालिटी है। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्वालिटी है। ई क्या है, ई है ईज ऑफ अरेंजिंग शिपमेंट्स। ठीक है, ई है ईज ऑफ अरेंजिंग शिपमेंट्स। एन क्या है, नंबर ऑफ कंसाइनमेंट ट्रैकिंग एंड ट्रेसिंग है। ठीक है, नंबर ऑफ कंसाइनमेंट ट्रैकिंग एंड ट्रेसिंग है। और टी क्या है, लास्ट में टाइमलीनेस ऑफ शिपमेंट्स। ठीक है, टाइमलीनेस ऑफ शिपमेंट्स। तो हम लोग ने यहाँ पे ये देख लिया ट्रिक के माध्यम से कि कौन कौन से जो डायमेंशंस हैं इंक्लूड किए जाते हैं लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स में। ठीक है, CLIENT। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए, ये ट्रिक याद रखिएगा, क्लाइंट। ठीक है, लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स किसके बेसिस पे जज किया जाता है, तो क्लाइंट के बेसिस पे जज किया जाता है। क्लाइंट क्या है, सी से है कस्टमर्स प्रेफरेंस। ठीक है, एक मिनट फिर से इसको इरेज कर देते हैं ना ताकि आराम से आपको समझ में आ जाए। ठीक है, हाँ जी, तो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं सी से क्या था, सी से है कस्टमर्स प्रेफरेंस, सी से है कस्टमर्स प्रेफरेंस। एल से क्या है, लॉजिस्टिक सर्विसेज क्वालिटी। ठीक है, आई से क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्वालिटी है। और ई से क्या है, ईज ऑफ शिपिंग अरेंजमेंट, अरेंजिंग शिपमेंट्स है, ईज ऑफ अरेंजिंग शिपमेंट्स है। एन से क्या है, नंबर ऑफ कंसाइनमेंट ट्रैकिंग एंड ट्रेसिंग। और टी से क्या है, टाइमलीनेस ऑफ शिपमेंट्स। ठीक है, ये 6 डायमेंशन जो है ये क्लाइंट बनाते हैं। ठीक है, CLIENT। और सबके जो इनिशियल्स हैं, जो सबके लेटर्स हैं, उनसे कुछ ना कुछ डायमेंशन निकल के आ रहा है। सी से कस्टमर्स प्रेफरेंस, एल से लॉजिस्टिक सर्विसेज, आई से इंफ्रास्ट्रक्चर क्वालिटी, ई से
ईज ऑफ अरेंजिंग शिपमेंट्स, एन से नंबर ऑफ कंसाइनमेंट ट्रैकिंग एंड ट्रेसिंग, और टी से टाइमलीनेस ऑफ शिपमेंट्स। ठीक है, तो याद रखिएगा इंडिया की जो रैंक थी वो 38 थी, और ये 6 डायमेंशन जो है यूज़ किए जाते हैं लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स को मेजर करने के लिए। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको ये ट्रिक समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, आपको ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन। विच स्टेटमेंट अबाउट यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन इज इनकरेक्ट। ठीक है, तो इनकरेक्ट पूछा है आपसे। ठीक है, इनकरेक्ट पूछा है, बहुत ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन में भी कई बार हेरा फेरी हो जाती है, जिसके चलते आपके आंसर में भी हेरा फेरी हो जाती है, और फिर मार्क्स में भी हेरा फेरी हो जाती है, फिर तो आगे का प्रोसेस आप जानते ही हैं। ठीक है, तो बहुत ध्यान से, बहुत इत्मीनान से, बहुत ही अटेंटिव होके क्वेश्चंस को डील करना है। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन में कौन सा स्टेटमेंट है जो इनकरेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है UNCAC वॉज साइंड ऑन December 9, 2003 इन मेक्सिको। सेकेंड ऑप्शन है आपके लिए द इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे वॉज स्टैब्लिश्ड ऑन 14 December। थर्ड ऑप्शन है UNCAC मतलब यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन एंटर्ड इनटू फोर्स ऑन 14 December 2005। और लास्ट ऑप्शन है आपके सामने, इट इज़ द ओनली लीगली बाइंडिंग मल्टीलैटरल इंटरनेशनल एंटी करप्शन ट्रीटी। ठीक है, इन चारों में से आपको ये बताना था कि कौन सा ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इनकरेक्ट नहीं है साथियों, अगर आप सोच रहे हैं, क्योंकि ऑप्शन बी जो है वो इनकरेक्ट है। ठीक है, 9 दिसंबर को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं एंटी करप्शन डे। ठीक है, तो 20 जो द ईयर 2023 मार्क्स 20th एनिवर्सरी ऑफ यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन। तो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन जो है उसके 20 साल पूरे होते हैं। ठीक है, ये 2003 में मेक्सिको में 9 दिसंबर को साइन किया गया था। ठीक है, याद हल्का सा याद रखिएगा कि मेक्सिको में ये साइन हुआ था। ठीक है, December 9 2003 को मेक्सिको में साइन हुआ था, और फोर्स में कब आया था, जब कंट्री साइन कर देती हैं, सारी कंट्रीज ऑलमोस्ट साइन कर देती हैं, तब ये 2005 में ये फोर्स में आया था। ठीक है, और इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे कब मनाते हैं, तो 9 दिसंबर को मनाते हैं, जिस दिन ये साइन किया गया था। ठीक है, और फोर्स में कब आया था, तो ये 2 साल बाद फोर्स में आया था 2005 में 14 दिसंबर को। ठीक है, और ये भी याद रखिएगा, इट इज़ द ओनली लीगली बाइंडिंग मल्टीलैटरल इंटरनेशनल एंटी करप्शन ट्रीटी। ठीक है, तो एकमात्र ऐसी इंटरनेशनल एंटी करप्शन ट्रीटी है जो कि लीगली बाइंडिंग है सारे स्टेट्स पे, सारी कंट्रीज़ पे। ठीक है, तो मतलब जो भी कंट्री है, इंडिया, पाकिस्तान, यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, जितनी भी कंट्रीज़ हैं, उनके वो सारी जो भी इनके प्रोविजंस है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन के, वो इनके ऊपर लीगली बाइंडिंग है, उनके अकॉर्डिंग इनको काम करना है। ठीक है, और जो कन्वेंशन है ये 5 मेन एरियाज कवर करता है। कौन कौन से? प्रिवेंटिव मेजर्स, क्रिमिनलाइजेशन एंड लॉ एनफोर्समेंट, इंटरनेशनल कोऑपरेशन, एसेट रिकवरी, टेक्निकल असिस्टेंस एंड इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज। ठीक है, और कई तरीके के करप्शन भी देखता है, जैसे ब्राइबरी हो गई, ट्रेडिंग इन इन्फ्लुएंस हो गया, अब्यूज ऑफ फंक्शंस हो गए, वेरियस एक्ट्स ऑफ करप्शन इन प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ने यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन के बारे में बात की थी। 9 दिसंबर को ये 9 दिसंबर 2003 को साइन किया गया था, इसीलिए उसी दिन इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे भी मनाते हैं। 2 साल बाद 14 दिसंबर 2005 को ये फोर्स में आया। ठीक है, और ये एकमात्र इंटरनेशनल बाइंडिंग कमिटी है रिलेटेड टू एंटी करप्शन। ठीक है, रिलेटेड टू एंटी करप्शन एक्टिविटीज़। ठीक है साथियों, आशा करते हैं यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, हाउ मच इज पॉलिसी बेस्ड लोन साइन बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक फॉर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट। तो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कितना पॉलिसी बेस्ड लोन प्रोवाइड किया है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो डेटा ओरिएंटेड क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। आजकल कई बार पूछा जा रहा है, आपसे क्वांटम पूछ लिया जाता है, कितना लोन प्रोवाइड किया, कितने दिन के लिए प्रोवाइड किया, तो ये सब चीज़ें भी हम लोग को निटिग्रिटीज़ भी देख के चलना है। ठीक है, सिर्फ ये नहीं याद कर लेना है कि इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट में एडीबी जो है लोन दे रहा है, बल्कि ये भी याद रखना है किसके लिए दे रहा है, कितने दिन के लिए दे रहा है। ठीक है, कितना दे रहा है, ये सब भी ध्यान देना है। ठीक है, तो आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है आपके लिए $100 मिलियन, सेकेंड ऑप्शन है $150 मिलियन, थर्ड ऑप्शन है $200 मिलियन, और लास्ट ऑप्शन है आपके सामने $250 मिलियन। ठीक है, तो आपको बताना था कि इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट के लिए कितना एशियन डेवलपमेंट बैंक ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लोन प्रोवाइड किया है। तो साथियों इसका सही आंसर है $250 मिलियन। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एडीबी ने साइन किया है $250 मिलियन, जो क्या करेगा, दिस विल सपोर्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट। ठीक है, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट जो इंडिया का है
वो स्ट्रेंथन होगा इसकी वजह से, ठीक है। तो ये क्या करेगा, पॉलिसी फ्रेमवर्क्स को स्ट्रॉन्ग करेगा, किसकी, नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम की, और डेवलप करेगा 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स, ठीक है। ध्यान दीजिएगा कितने कॉरिडोर्स डेवलप होंगे, तो 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स इसके माध्यम से डेवलप किए जाएंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा, कैसे याद रखेंगे इसको, देखिए इसमें 3 डायमेंशन है, तो याद रखिएगा अदब से चलना है, अदब से चलना है कहाँ पे, कॉरिडोर में, ठीक है। इंडस्ट्रियल आईसी याद रखिएगा, आईसी मतलब इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ठीक है। तो अदब से चलना है इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में, ठीक है। अदब से कहाँ चलना है, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में। तो पहले तो आपको ये याद हो गया कि इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए किसने पैसे दिए हैं, तो अदब ने दिए हैं। अदब मतलब ADB, ठीक है। अदब की स्पेलिंग होती है ना ADAB, तो DA नहीं है, कोई बात नहीं, हम ऐसे ही काम चला लेंगे अपना, ठीक है। तो अदब से चलना है कहाँ पे, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में अदब से चलना है, ठीक है। तो हमें पहले ये याद हो गया कि ADB जो है लोन दे रहा है किसको, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट के लिए इंडिया को, ठीक है। अब देख लेते हैं, थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि ये भी याद रख लिया जाए कि कितना लोन मिला है। तो याद रखिएगा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट है ना, तो ये याद रख सकते हैं हम लोग ऐसे कि $250 मिलियन दिया गया है, ठीक है। $250 मिलियन दिया गया है, ठीक है। किसको दिया गया है, तो इंडिया को दिया गया है। थोड़ी सी ये टिपिकल हो सकती है, पर अगर आप याद करना चाहें तो कर सकते हैं। तो इंडिया में 5 लेटर्स हैं, तो एक जगह 5 आएगा, और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर 2 अलग अलग वर्ड है, तो यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को दिया है, तो याद रखिएगा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर 2 लेटर हो गए, ठीक है, 2 लेटर हो गए IC, ठीक है। और या तो आप 2 वर्ड हो गए इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, तो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर 2 वर्ड है, तो एक जगह 2 आएगा। और किसको दिया है, इंडिया को दिया है। इंडिया में कितने लेटर है, 5 लेटर है, तो $250 मिलियन दिया है, ठीक है। ये आप ऐसे याद कर सकते हैं, वरना अगर आप 2-3 बार ऐसे ही पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। पर फिर भी एग्जाम में अगर किसी भी तरीके की कन्फ्यूजन हो जाती है, क्योंकि बहुत ही कन्फ्यूजिंग ऑप्शंस भी हो जाते हैं कई बार, जो कि क्वेश्चन का लेवल बढ़ा देते हैं, उसकी वजह से ये सब चीज़ें हो जाती हैं कि छोटे छोटे हैक लगाना, ताकि हम लोग एक्यूरेसी मेंटेन कर पाएँ, ठीक है। तो याद रखिएगा कि पहले तो ये याद रखिएगा अदब से, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा, ये ट्रिक बता रहे हैं आपको, अदब से कहाँ चलना है साथियों, अदब से इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पे चलना है, ठीक है। तो पहले ये हम लोग को समझ में आ गया कि इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट के लिए जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लोन दे रहा है, ठीक है। आप कैसे पता लगाएंगे कि कितना लोन दे रहा है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, अदब हम लोग ने ये याद ही रखा है कि अदब से चलना है इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में इंडिया के, ठीक है। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में इंडिया के, ठीक है, इंडिया के, ठीक है। अब यहाँ पे आप बस नंबर्स एलोकेट कर दीजिए। IC है, 2 लेटर है, मतलब इंडस्ट्रियल कॉरिडोर 2 वर्ड है, तो यहाँ पे 2 हो गया। इंडिया में 5 लेटर है, ठीक है, इंडिया में 5 लेटर है, तो यहाँ पे 5 हो गया, ठीक है। इंडिया में 5 लेटर है, और IC में 2 लेटर है, ठीक है, तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 5, तो हो गया टोटल 2, 5। अब $25 मिलियन तो देगा नहीं, $250 मिलियन देगा, ठीक है, $250 मिलियन देगा, ठीक है साथियों। आशा करते हैं आपको ये ट्रिक समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, हाउ मच इज द लोन अप्रूव्ड बाय एशियन डेवलपमेंट बैंक टू इंडिया फॉर इंप्रूविंग वेस्ट मैनेजमेंट एंड सैनिटेशन, ठीक है। वहाँ पे हम लोग ने क्या बात की थी, वहाँ पे हम लोग ने बात की थी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की, ठीक है। यहाँ पे क्या बात हो रही है, यहाँ पे वेस्ट मैनेजमेंट की बात हो रही है, ठीक है। अगेन the loan is being provided by Asian Development Bank to India for which purpose, for improving waste management and sanitation, ठीक है। तो वेस्ट मैनेजमेंट और सैनिटेशन के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कितना लोन प्रोवाइड किया है इंडिया को, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है $100 मिलियन, सेकेंड ऑप्शन है $150 मिलियन, थर्ड ऑप्शन है $200 मिलियन, और लास्ट ऑप्शन है $250 मिलियन, ठीक है। तो आपको ये 4 लोन प्रोवाइड करने थे, उसके ये 4 ऑप्शंस आपको मिल गए हैं। अब आपको बताना है कि कितना ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। तो साथियों इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन C, ठीक है। $200 मिलियन लोन प्रोवाइड किया गया है एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा, किसमें, वेस्ट मैनेजमेंट में, ठीक है, वेस्ट मैनेजमेंट में, ठीक है। तो पहले हम लोग ने वहाँ देखा था, अभी जस्ट पीछे देखा था कि अदब से चलना है कहाँ पे, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में इंडिया की, ठीक है, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में इंडिया की, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ने देखा था कि इंडस्ट्रियल कॉरिडोर यहाँ पे 2 वर्ड थे, तो यहाँ पे 2, और इंडिया में 5 लेटर थे, तो 5, तो मिलके टोटल कितना हो गया था, $250 मिलियन लोन प्रोवाइड कर रही थी। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये करना है, याद रखना है कि अदब से वेस्ट करना है, ठीक है, अदब से वेस्ट करना है। आपको ऐसे ही कुछ नहीं वेस्ट कर देना है, बहुत ही अदब से वेस्ट करना है। अगर आप कुछ भी चीज़ वेस्ट कर रहे हैं तो उसको बहुत ध्यान से अदब से करना है, ठीक है। तो ये याद रख लीजिएगा, अदब से वेस्ट करना है, ठीक है। तो ये याद हो गया हम लोग को कि वेस्ट मैनेजमेंट और सैनिटेशन के लिए कौन लोन प्रोवाइड करेगा, तो यहाँ पे
ADB प्रोवाइड करेगा, ठीक है। ADB जो है वेस्ट मैनेजमेंट एंड सैनिटेशन के लिए प्रोवाइड करेगा, ठीक है, वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, ठीक है, वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, ठीक है, वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, ठीक है। अब वेस्ट मैनेजमेंट में कम खर्चा आता है तो कम लोन दिया जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा वेस्ट को 100 मिलियन वेस्ट को और 100 मिलियन मैनेजमेंट को, ठीक है। आप ऐसे थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं या थोड़ा सा मतलब यहाँ पे हैक्स लगा सकते हैं, ठीक है। तो टोटल हो गया $200 मिलियन, ठीक है। तो $200 मिलियन जो है ADB ने लोन प्रोवाइड किया है, किसके लिए? वेस्ट मैनेजमेंट एंड सैनिटेशन के लिए, ठीक है। तो कैसे याद रखेंगे, फिर से एक बार ट्रिक देख लेते हैं। तो अदब से पहले तो आपको ये याद रखना है, अदब से वेस्ट भी करना है, ठीक है, अदब से वेस्ट करना है, ठीक है, अदब से वेस्ट को मैनेज करना है, ये भी याद कर सकते हैं, ठीक है, अदब से वेस्ट को मैनेज करना है, बस इतना याद रखिएगा, ठीक है, अदब से वेस्ट को मैनेज करना है, ठीक है। और वेस्ट को $100 मिलियन, ठीक है, वेस्ट को $100 मिलियन और मैनेजमेंट को $100 मिलियन, तो टोटल मिलके हो गया $200 मिलियन, ठीक है, $200 मिलियन, ठीक है। यहाँ पे आशा करते हैं आपको ये ट्रिक समझ में आ गई होगी। वैसे 2-3 बार आप एग्जाम से पहले पढ़ेंगे ये अच्छे से तो आपको ये याद ही हो जाएगा, ठीक है। वैसे ये सब चीज़ें याद रहती हैं तो थोड़ा सा साइकोलॉजिकल बूस्ट मिल जाता है आपको आपकी प्रिपरेशन में, कि ट्रिक भी पता है और वैसे तो हमने याद किया ही है, मेमोराइज़ किया ही है, तो बढ़िया हो जाता है, मतलब अपने आप में अच्छा लगता है कि हाँ हम एग्ज़ाम रेडी हैं, ठीक है साथियों। तो आशा करते हैं आपको यहाँ पे ये ट्रिक समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे देख लेते हैं कुछ और बातें। तो ADB का जो इनिशिएटिव है ये एनहांस करेगा म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को अंडर स्वच्छ भारत मिशन अर्बन प्रोग्राम 2.0, ठीक है, विच कमिट्स ऑल सिटीज़ टू बी गार्बेज फ्री बाय 2026, ठीक है। तो ये स्वच्छ भारत मिशन अर्बन प्रोग्राम 2.0 को ये एनहांस करेगा, उनके वेस्ट मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज़ को एनहांस करेगा, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट को अच्छे से मैनेजमेंट सिखाएगा। और क्यों सिखाएगा? क्योंकि सारी सिटीज़ को जो है गार्बेज फ्री हो जाना है बाय 2026, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा कि कब तक गार्बेज फ्री सिटी हो जाना है सारी सिटीज़ को, तो 2026 तक सिटीज़ को गार्बेज फ्री हो जाना है, ठीक है। और ये जो ADB का इनिशिएटिव है ये 100 सिटीज़ में इम्प्लीमेंट किया जाएगा अक्रॉस 8 स्टेट्स, ठीक है, अक्रॉस 8 स्टेट्स, ठीक है। आपको थोड़ा डेप्थ में ही पढ़ना है, यहाँ पे 2-4 चीज़ें और हैं, यही नहीं है सिर्फ कि आपको ADB याद कर लेना है कि वेस्ट मैनेजमेंट में $200 मिलियन दिए हैं। आपको ये भी याद रखना है कि कितनी सिटीज़ इंक्लूडेड है इसमें, तो 100 सिटीज़ इंक्लूडेड है। कितनी स्टेट्स इंक्लूडेड है, तो 8 स्टेट्स इंक्लूडेड है। किस प्रोग्राम के अंतर्गत ये काम किया जाएगा, तो स्वच्छ भारत मिशन अर्बन प्रोग्राम 2.0 के अंदर, ठीक है। इसके अंदर क्या कमिटमेंट है, तो इसमें कमिटमेंट है कि सारी सिटीज़ जो है गार्बेज फ्री, कचरा फ्री सिटी हो जाएंगी 2026 तक, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ने काफ़ी चीज़ें देखी, वहाँ पे तो हम लोग ने कम चीज़ें देखी थी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में, यहाँ पे हम लोग को काफ़ी चीज़ें देखने को मिली है, ठीक है। आशा करते हैं आपको ये वाली ट्रिक समझ में आ गई होगी। अदब से वेस्ट करना है, वेस्ट को 100 मिलियन और मैनेजमेंट को 100 मिलियन, तो मिलके हो गए $200 मिलियन, तो $200 मिलियन का लोन प्रोवाइड किया गया है, ठीक है साथियों। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, विच इंडियन रिसर्च इंस्टीट्यूशन विल पार्टिसिपेट इन फर्स्ट विंटर इंडियन एक्सपेडिशन टू आर्कटिक रीजन, ठीक है। तो पहले इंडियन एक्सपेडिशन टू आर्कटिक रीजन में कौन सा रिसर्च इंस्टीट्यूशन पार्टिसिपेट कर रहा है, आपको ये बताना है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ऐसा पहली बार हो रहा है कि कोई आर्कटिक रीजन में कोई विंटर इंडियन एक्सपेडिशन करी जा रही है, ठीक है। तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना है, ठीक है। तो आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है इसरो, इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंड ऑप्शन है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। थर्ड ऑप्शन है रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट। और लास्ट ऑप्शन है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ठीक है। तो इन चारों में से कौन सा वो रिसर्च इंस्टीट्यूशन है जो कि पार्टिसिपेट करेगा इंडिया की पहली विंटर एक्सपेडिशन टू आर्कटिक रीजन, ठीक है। आर्कटिक रीजन में जो एक्सपेडिशन की जाएगी उसमें इंडिया का कौन सा रिसर्च इंस्टीट्यूशन पार्टिसिपेट करेगा, आपको ये बताना था। आपके ऑप्शंस देख लिए थे और इसका सही आंसर है साथियों रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट फ्रॉम इंडिया विल पार्टिसिपेट इन फर्स्ट विंटर एक्सपेडिशन टू आर्कटिक रीजन, ठीक है। तो वहाँ पे ये क्या करेंगे, ये एग्जामिन करेंगे रेडियो फ्रीक्वेंसी एनवायरनमेंट इन स्वालबार्ड रीजन, ठीक है। स्वालबार्ड रीजन जो अराउंड नॉर्वे में आता है, ठीक है, नॉर्वे में आता है ये स्वालबार्ड रीजन ऑफ आर्कटिक, ठीक है। और इन्होंने एक नया अपैरेटस भी बनाया, तो देख लेते हैं उसका नाम। तो उसका नाम है सरस, ठीक है, शेप्ड एंटेना मेजरमेंट ऑफ बैकग्राउंड रेडियो स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो ये रेडियो फ्रीक्वेंसी एनवायरनमेंट को क्या करेंगे, एग्जामिन करेंगे। उसके लिए इन्होंने एक डिवाइस बनाया है जिसका नाम है सरस, ठीक है, सरस जिसका नाम है, ठीक है। हो सकता है आपसे यही पूछ ले कि सरस न्यूज़ में था, तो सरस क्या है, तो आपको याद रखना है ये विंटर एक्सपेडिशन जो आर्कटिक रीजन में कैरी आउट की जाएगी उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट डिवाइस है, ठीक है। क्या नाम है पूरा सरस का, तो सरस का पूरा नाम है शेप्ड एंटीना मेजरमेंट ऑफ बैकग्राउंड रेडियो स्पेक्ट्रम, ठीक है साथियों। आशा करते हैं चीज़ें समझ में आ गई होंगी। यहाँ पे आप कैसे याद रखेंगे कि आर्कटिक रीजन में कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, तो याद रखिएगा
कि मैन पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है। कौन पार्टिसिपेट कर रहा है? मैन पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है। मैन पार्टिसिपेट कर रहा है, मैन से याद रखेंगे मैन, ठीक है। यहाँ पे देखिए लास्ट में मैन है ना, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। मैन याद रखें, ठीक है। तो याद रखिएगा मैन जो है, मैन पार्टिसिपेट कर रहा है कहाँ पे? आर्कटिक रीजन में। कंफ्यूज नहीं होना है आपको, अंटार्कटिक रीजन में नहीं है ये, ठीक है। अंटार्कटिक रीजन में ये नहीं है, आर्कटिक रीजन में, ठीक है। तो जहाँ जहाँ कंफ्यूजिंग पॉइंट्स हो सकते हैं हम आपको वो भी बता के चलेंगे, ठीक है। तो मैन क्या कर रहे हैं? मैन आर्कटिक रीजन में, आर्कटिक रीजन में क्या कर रहे हैं? विंटर एक्सपेडिशन में गए हैं। क्या यूज़ करेंगे? तो सरस यूज़ करेंगे, ठीक है। शेप्ड एंटीना मेजरमेंट फॉर बैकग्राउंड रेडियो स्पेक्ट्रम, ठीक है साथियों। याद रखिएगा मैन आर्कटिक रीजन में एक्सपेडिशन पे गए हैं, ठीक है। मैन से याद रखेंगे रमैन, ठीक है। रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है इंडिया की तरफ से पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है साथियों। आशा करते हैं आपको ये ट्रिक समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, इन विच इंडियन स्टेट इज हिमालयन एयर सफारी बीइंग लॉन्च्ड। तो हिमालयन एयर सफारी किस स्टेट में लॉन्च हुई है आपको ये बताना है, ठीक है। आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, सेकंड ऑप्शन है उत्तराखंड, थर्ड ऑप्शन है जम्मू एंड कश्मीर और लास्ट ऑप्शन है सिक्किम, ठीक है। अगर आप सोच रहे हैं हिमाचल प्रदेश सही ऑप्शन है तो गलत ऑप्शन है, क्योंकि इसका सही आंसर है साथियों उत्तराखंड, ठीक है। तो उत्तराखंड जो है इंडिया की पहली हिमालयन एयर सफारी शुरू करेगा, ठीक है। पहली हिमालयन एयर सफारी इंडिया की कहाँ पे शुरू की जाएगी? तो उत्तराखंड में शुरू की जाएगी, ठीक है। याद रखिएगा उत्तराखंड में शुरू की जाएगी। और इसके लिए किसका यूज़ होगा? इसके लिए गायरोकॉप्टर्स का यूज़ होगा, ठीक है। जो कि हिमालयाज़ पे ज़्यादा, जैसे हेलीकॉप्टर्स होते हैं ना, उन्हीं का एडवांस वर्जन होता है जो हिमालयन रीजन्स के लिए बना होता है, उसको गायरोकॉप्टर्स कहते हैं। एजाइल एयरक्राफ्ट नोन एज गायरोकॉप्टर्स, ठीक है। कौन शुरू कर रहा है हिमालयन एयर सफारी इंडिया में पहली बार? तो उत्तराखंड शुरू कर रहा है, ठीक है। तो इसको कैसे याद रखेंगे? एयर से उतर रहे हैं ना, एयर से क्या कर रहे हैं? उतर रहे हैं, हवा में उतर रहे हैं, ठीक है। एयर में उतर रहे हैं, उत्तर से याद रखिएगा उत्तराखंड, ठीक है। एयर से उतर रहे हैं, ठीक है। ये मत कंफ्यूज हो जाइएगा कि यूपी होगा उत्तर प्रदेश, क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो हिमालय ही नहीं है, ठीक है। तो आप याद रखेंगे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में हिमालय है, तो एयर से उतर रहा है, ठीक है। एयर से उतर रहा है तो उत्तर से याद रखेंगे उत्तराखंड, ठीक है साथियों। ये इनमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये सब ब्राउनी पॉइंट्स वाले क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। अगर आप ये सब भी गलत कर देंगे तो थोड़े चांसेस स्लिम हो जाते हैं आपके एग्जाम में क्वालिफाई करने के, ठीक है। तो पहले तो आपको यही सोचना है कि आप जितने ब्राउनी पॉइंट्स वाले क्वेश्चन है, जो डायरेक्ट क्वेश्चन है, जो एकदम जो सभी ऑलमोस्ट सभी सीरियस कैंडिडेट्स सही करके आएंगे, तो आपको भी उनको सही करना है, ठीक है। उसके बाद ग्रेजुअली आप मूव कर सकते हैं थोड़े मॉडरेट या हार्ड क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में, ठीक है। क्योंकि ईजी क्वेश्चन तो सभी ने अटेम्प्ट अच्छे से करने हैं, सभी ने फुल मार्क्स उसमें पाने हैं, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि जो एयर सफारी शुरू हुई है वो एयर में उतर रहे हैं, ठीक है। एयर में उतर रहे हैं तो एयर से याद रखेंगे एयर सफारी, इंडिया की पहली हिमालयन एयर सफारी। और उतर रहे हैं तो उत्तर से याद रखेंगे उत्तराखंड, ठीक है साथियों। आशा करते हैं आपको ये ट्रिक समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, इन विच कंट्री विल हिंदी चेयर ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशंस बी एस्टैब्लिश्ड, ठीक है। तो कौन सी कंट्री में हिंदी चेयर ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशंस जो है एस्टैब्लिश किया जाएगा, ठीक है। किस कंट्री में हिंदी चेयर एस्टैब्लिश किया जाएगा इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशंस में, ठीक है। तो आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है यूएई में एस्टैब्लिश किया जाएगा, सेकेंड ऑप्शन है ओमान में इस्टेब्लिश किया जाएगा, थर्ड ऑप्शन है सऊदी अरेबिया में इस्टेब्लिश किया जाएगा और लास्ट ऑप्शन है कतर में इस्टेब्लिश किया जाएगा, ठीक है। तो हिंदी चेयर जो है इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशंस का वो कहाँ पे इस्टेब्लिश किया जाएगा? तो साथियों इसका सही आंसर है ओमान, ठीक है। ओमान में ये इस्टेब्लिश किया जाएगा, ठीक है। तो अभी ओमान और इंडिया ने जॉइंट विजन पार्टनरशिप फॉर फ्यूचर साइन किया था, जिसके चलते ये डिसाइड किया गया था कि हिंदी चेयर जो है इस्टेब्लिश किया जाएगा कहाँ पे? इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशंस इन ओमान में, ठीक है। तो ओमान में ये हिंदी चेयर इस्टेब्लिश किया जाएगा, ठीक है। तो ऐसे याद रख लेंगे कि मैन जो है हिंदी चेयर पे जो विराजमान होंगे, बैठेंगे, वो मैन होंगे, ठीक है। हिंदी चेयर पे जो भी बैठेगा वो मैन होगा, ठीक है। नो ऑफेंस टू वीमेन, यहाँ पे सिर्फ याद कराने के लिए बोला जा रहा है। कोई भी वहाँ पे एलिजिबल कैंडिडेट, जो भी एलिजिबल कैंडिडेट होगा वो वहाँ पे जो है उसको चेयर करेगा, ठीक है। यहाँ पे हम सिर्फ ट्रिक याद कराने के लिए आपको ये बता रहे हैं कि मैन हिंदी चेयर पे बैठेगा, ठीक है। मैन से याद रखेंगे ओ मैन, ठीक है, ओ मैन, ठीक है। और अभी मैन से ही हम लोग ने देखा था कि मैन जो है वो कहाँ जा रहा है? तो वो आर्कटिक एक्सपेडिशन पे जा रहा है, ठीक है। आर्कटिक एक्सपेडिशन पे जा रहा है। मैन से क्या था? तो रमन, ठीक है। रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है पार्टिसिपेट कर रहा है इंडिया की पहली विंटर एक्सपेडिशन टू आर्कटिक रीजन इन स्वालबॉर्ड रीजन ऑफ नॉर्वे, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया। और मैन क्या करेगा? हिंदी चेयर में बैठेगा। तो हिंदी चेयर ऑफ
इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशंस जो है ओमान में इस्टेब्लिश की जाएगी। ठीक है, तो अब ये मिलिट्री एक्सरसाइजेज है, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं देख लेते हैं। तो अल नगा, ईस्टर्न ब्रिज और नसीम अल बहार जो है, ये सब जो एक्सरसाइजेज हैं वो हम लोग ओमान के साथ करते हैं। ठीक है, अल नगा, ईस्टर्न ब्रिज और नसीम अल बहार। ठीक है साथियों, आशा करते हैं यहाँ पे ये मैन वाली ट्रिक समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, व्हाट हैज़ यूनाइटेड नेशंस डेजिग्नेटेड 2024 एज। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशंस ने ईयर 2024 को किस चीज़ के लिए डेजिग्नेट किया है, आपको ये बताना है। ठीक है, जैसे यूनाइटेड नेशंस ने इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स डेजिग्नेट किया था, आपको बताना है कि कौन से ईयर में वो किया था। ठीक है, आप बताइएगा हमको कॉमेंट सेक्शन में कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स कौन से ईयर में यूनाइटेड नेशंस ने डेजिग्नेट किया था। ठीक है, तो आपको ये बताना है जो नेक्स्ट ईयर है 2023 यूनाइटेड नेशंस ने उसको क्या डेजिग्नेट किया गया है। ठीक है, तो आपके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है साथियों इंटरनेशनल ईयर ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, सेकंड ऑप्शन है इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमलेट्स, थर्ड ऑप्शन है इंटरनेशनल ईयर ऑफ बायोडाइवर्सिटी और लास्ट ऑप्शन है इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्लीन वाटर। ठीक है, तो इन चारों में से 2024 को किस ईयर के लिए डेजिग्नेट किया गया है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो साथियों इसका सही आंसर है इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमलेट्स। ठीक है, कैमलेट्स जो है इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमलेट्स वो 2024 में ईयर इंटरनेशनल ईयर की तरह सेलिब्रेट किया जाएगा। ठीक है, कैमलेट से समझ में आ रहा है ये कैमल से रिलेटेड है। 2 हम्ड कैमल, ड्रोमेडरीज, गुआनाकोज, लामास, ये सब चीज़ें जो है ये सब कैमलेट्स के अंदर आती हैं। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है जो 2024 होगा वो इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमलेट्स होगा। ठीक है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमलेट्स वो जो है डेजिग्नेट किया गया है। ठीक है साथियों, याद रखिएगा कैमलेट्स। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने कोरोना वायरस के वेरिएंट से रिलेटेड। तो आपको ये बताना है व्हाट इज द नेम ऑफ सब वेरिएंट डिस्कस्ड इन वार्निंग इशूड बाय WHO ऑन December 17। तो December 17 को WHO ने वार्निंग इशू की थी एक कोरोना वायरस के सब वेरिएंट के बारे में। तो आपको बताना है उस सब वेरिएंट का नाम क्या है। ठीक है, आपके ऑप्शन है, पहला A अल्फा, सेकेंड JN.1, थर्ड ऑप्शन है आपके सामने गामा और लास्ट ऑप्शन है पिरोला। ठीक है, इन चारों में से कौन सा वो सब वेरिएंट है जो कि डिस्कस किया गया था, जिसके लिए वार्निंग इशू की गई थी WHO द्वारा। ठीक है, तो उस सब वेरिएंट का नाम है साथियों JN.1। ठीक है, JN.1 के लिए जो है वार्निंग इशू करी गई है। ठीक है, जो कि सब वेरिएंट है। ठीक है, JN वेरिएंट जो सबसे पहली बार डिटेक्ट हुआ था, कहाँ पर डिटेक्ट हुआ था, सितंबर 2023 यूनाइटेड स्टेट्स में डिटेक्ट हुआ था। ठीक है, और ये जो JN वेरिएंट है ये किसका सब वेरिएंट है, ये ओमिक्रॉन BA.2.86 और पिरोला का सब वेरिएंट है। ठीक है, तो अगर आपसे ये पूछा जाए JN.1 किसका वेरिएंट है, तो ये पिरोला का वेरिएंट है। ठीक है, ओमिक्रॉन BA.26 या पिरोला। ठीक है, हो सकता है पिरोला ही आपसे पूछा जाए। ठीक है, तो याद रखिएगा JN.1 जो वेरिएंट है ये पिरोला का वेरिएंट है। ठीक है, पिरोला का वेरिएंट है। ठीक है, किसका वेरिएंट है, ये पिरोला का वेरिएंट है, ओमिक्रॉन जिसको बोलते हैं, ओमिक्रॉन BA.2.86। ठीक है साथियों, तो याद रखिएगा JN.1 जो है के लिए वार्निंग इशू की गई है WHO द्वारा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लॉन्च्ड ERS मोबाइल एप्लीकेशन सिस्टम। ठीक है, तो इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम किसने अभी हाल ही में लॉन्च किया है, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन है इंडियन रेलवेज, सेकेंड ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, थर्ड ऑप्शन है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और लास्ट ऑप्शन है नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो साथियों इसका सही आंसर है नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अभी NHAI ERS मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। ठीक है, तो इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम ERS जो मोबाइल एप्लीकेशन है वो किसने लॉन्च किया है, वो NHAI ने लॉन्च किया है। ठीक है, ये क्या करेगा, ये डिस्पैच करेगा जो भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी टू ऑन रोड यूनिट्स। ठीक है, जो रोड पे यूनिट्स होगी वहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन अगर डिलीवर करनी है तो ERS इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम मोबाइल एप्लीकेशन जो है उसको रेडिली डिलीवर कर देगा जो भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है टू ऑन रोड यूनिट्स। ठीक है, तो याद रखिएगा NHAI ERS मोबाइल एप्लीकेशन फॉर सीमलेस डिस्पैच इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो NHAI ने लॉन्च किया है ERS मोबाइल एप्लीकेशन सिस्टम। ठीक है, बहुत आसान है, हो सकता है ऐसे क्वेश्चन ना पूछा जाए, पर फिर भी हमारी जिम्मेदारी है कि पूरा कॉम्प्रिहेंसिवली आपकी प्रिपरेशन कराना। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, हु बिकेम
इजिप्ट प्रेसिडेंट फॉर थर्ड टर्म इन रीसेंट इलेक्शन हेल्ड फ्रॉम दिसंबर 10 to 12। ठीक है, तो इजिप्ट के प्रेसिडेंट कौन बने हैं तीसरी बार थर्ड टर्म में, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है होस्नी मुबारक, सेकेंड ऑप्शन है मोहम्मद मुर्सी, थर्ड ऑप्शन है अब्दुल फतेह अल सीसी और लास्ट ऑप्शन है अनवर सादत। ठीक है, इन चारों में से किसने कौन है जो इजिप्ट के प्रेसिडेंट बने हैं थर्ड टाइम। ठीक है, तो साथियों इसका सही आंसर है सी, ऑप्शन सी, अब्दुल फतेह अल सीसी। ठीक है, अब्दुल फतेह अल सीसी जो है साहब ये प्रेसिडेंट बने हैं थर्ड टाइम। ठीक है, थर्ड टर्म के लिए प्रेसिडेंट बने हैं। ठीक है, और इन्होंने 89% वोट लगभग गार्नर किया था। ठीक है, तो याद रखिएगा कि इजिप्ट के जो प्रेसिडेंट है वो अब्दुल फतेह अल सीसी बने हैं। ठीक है, कैसे याद रखेंगे इसको, इजिप्ट का नाम जानते हैं आप हिंदी में क्या होता है, तो इजिप्ट में इनका नाम होता है मिस्र। ठीक है, मिस्र जो है इनका हिंदी में नाम होता है। ठीक है, और याद रखिएगा सीसी। ठीक है, सीसी मतलब बॉटल। ठीक है, तो बॉटल से मिक्स करें। ठीक है, बॉटल से मिक्स करें। ठीक है, बॉटल से मिक्स करें। ठीक है, सीसी से मिक्स करें, ये याद रखिएगा। ठीक है, सीसी से मिक्स करना है। ठीक है, सीसी से मिक्स करना है, क्या मिक्स करना है, मिक्स करना है बस। ठीक है, सीसी से मिक्स करना है, मिक्स से याद रखिएगा मिस्र, और मिस्र का क्या नाम है, इजिप्ट नाम है। ठीक है, तो अब्दुल फतेह अल सीसी साहब जो है इजिप्ट के प्रेसिडेंट बने हैं। ठीक है, एक बार फिर से वाली ट्रिक देख लेते हैं। तो सीसी से मिक्स करना है। ठीक है, सीसी से क्या करना है, मिक्स करना है। सीसी जानते हैं ना, बॉटल, आप ग्लास की जो बॉटल होती है उसको हमारे शीशी कहते हैं। ठीक है, तो शीशी तो नहीं है यहाँ पे, सीसी है। ठीक है, तो बस आप याद रखिएगा सीसी से मिक्स करना है। ठीक है, मिक्स करना है, मिक्स क्या है, मिस्र। ठीक है, मिक्स क्या है, मिस्र, मिस्र क्या है, इजिप्ट। ठीक है, तो जो अब्दुल फतेह अल सीसी साहब हैं ये इजिप्ट के प्रेसिडेंट बने हैं। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, अच्छा यहाँ पे दिया हुआ है तो देख लीजिए बस हल्का हल्का सा। अंडर 19 एशिया कप में बांग्लादेश ने यूएई को हरा के ये चैंपियन ट्रॉफी जीती है। ठीक है, तो अंडर 19 एशिया कप जो है बांग्लादेश ने जीता है, किसको हरा के, यूएई को हरा के। ठीक है, यूएई को हरा के, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं अंडर 19 एशिया कप जो हुआ था उसमें बुआ जीती थी। ठीक है, अंडर 19 जो एशिया कप हुआ था उसमें कौन जीता था, बुआ जीती थी। ठीक है, बुआ जी जीती थी, बुआ जीती थी। ठीक है, यूए से यूएई और बी से बांग्लादेश। ठीक है, तो बांग्लादेश जीती है किसको हरा के, युवा को हरा के, यूएई को हरा के। ठीक है, तो अंडर 19 कौन जीता है, तो बुआ जीती है। ठीक है, बुआ जीती है। बुआ में क्या क्या है, तो बुआ में जो जीता है उसका नाम है और जो हारा है उसका नाम है। ठीक है, ठीक है, तो बांग्लादेश जीता है किसको हरा के, यूएई को हरा के। ठीक है, यूएई को हरा के बांग्लादेश जीता है। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको ये ट्रिक समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट हाउ मच डिड इंडिया रिसीव इन रेमिटेंसेज इन 2023। तो 2023 में इंडिया को कितना रेमिटेंस मिला है आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है $100 बिलियन। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन है आपके सामने $110 बिलियन, थर्ड ऑप्शन है $125 मिलियन और लास्ट ऑप्शन है आपके सामने $150 मिलियन। ठीक है, तो आपको बताना है कितना रेमिटेंस इंडिया को प्राप्त हुआ है 2023 में वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट के अनुसार। ठीक है, वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट के अनुसार जो है कितना इंडिया को रेमिटेंस प्राप्त हुआ है, रिसीव हुआ है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो साथियों आपके ऑप्शन से आपने देख लिए और इसका सही आंसर है $125 बिलियन। ठीक है, 125 बिलियन डॉलर जो है इंडिया को रेमिटेंस के माध्यम से प्राप्त हुआ है। किसने बताया है ये, तो ये बताया है वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट। ठीक है, ग्लोबल रेमिटेंस चार्ट्स ने। ठीक है, ग्लोबल रेमिटेंस चार्ट्स ने ये बताया है, जिसमें इंडिया जो है सबसे ज़्यादा रेमिटेंस रिसीव करने वाला नेशन हुआ है। और कितना रिसीव किया है, $125 बिलियन जो है रिसीव किया है। ठीक है, अब रेमिटेंस क्या है, जो मान लीजिए आपके कोई मामा चाचा लोग गए वहाँ विदेश चले गए, मान लीजिए चले गए अमेरिका, वहाँ से आप लोग को पैसे भेजते हैं तो इसको रेमिटेंस कहते हैं। ठीक है, इसको रेमिटेंस कहते हैं। कोई पैसा भेज रहे हैं, कोई गिफ्ट भेज रहे हैं, आपके कोई फैमिली वाले हैं, कोई फ्रेंड वाले हैं, अगर वो किसी फॉरेन कंट्री से अपनी होम कंट्री में पेमेंट करते हैं तो उसे रेमिटेंस कहा जाता है। ठीक है, तो इंडिया में कितना रेमिटेंस मिला है, तो $125 बिलियन का रेमिटेंस प्राप्त हुआ है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर है ये, ध्यान दीजिएगा, $125 बिलियन। ठीक है, $125 बिलियन जो है इंडिया को रिसीव हुआ है। ठीक है साथियों, आशा करते हैं चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, इन विच इंडियन स्टेट
यहाँ पे स्टेट होगा या यूनियन टेरिटरी, दोनों हो सकता है, ठीक है। इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी डिड एडमिनिस्ट्रेशन रिसेंटली इम्प्लीमेंट आनंद मैरिज एक्ट फुलफिलिंग अ लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड ऑफ सिख कम्युनिटी, ठीक है। तो किस स्टेट या यूनियन टेरिटरी ने अभी हाल ही में आनंद मैरिज एक्ट को इम्प्लीमेंट किया है, जो कि डिमांड थी सिख कम्युनिटी की, ठीक है। तो आनंद मैरिज एक्ट कहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, किस स्टेट या यूनियन टेरिटरी में, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है झारखंड, सेकेंड ऑप्शन है जम्मू एंड कश्मीर, थर्ड ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, और लास्ट ऑप्शन है उत्तराखंड, ठीक है। तो इन चारों में से कहाँ पे आनंद मैरिज एक्ट जो है अभी हाल ही में इम्प्लीमेंट किया जाएगा, जो कि डिमांड थी सिख कम्युनिटी की, ठीक है। तो साथियों इसका सही आंसर जम्मू एंड कश्मीर है, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर है, ठीक है। वहाँ पे कई दिनों से ये डिमांड थी सिख कम्युनिटी की कि आनंद मैरिज एक्ट को जो है लागू किया जाए, ठीक है। आपको पता होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो हम लोग इतना हल्ला मचता है यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में कि लागू करना है, लागू करना है, तो ये इसलिए लागू करना होता है क्योंकि यहाँ पे क्या है कि हर रिलीजन के अलग अलग कोड हैं, किसको लेकर, तो जैसे एडॉप्शन को लेकर, डिवोर्स को लेकर, मैरिज को लेकर और इनहेरिटेंस को लेकर, ठीक है। हर रिलीजन के अलग अलग है, ठीक है। इंडिया में कोई और एडॉप्शन है, क्रिश्चियन में कोई और एडॉप्शन प्रोसेस है, ठीक है। डिवोर्स का प्रोसेस अलग है मुस्लिम्स में, हिंदू में, क्रिश्चियनिटी में, है ना। मैरिज का कॉन्सेप्ट अलग अलग है या मैरिज के प्रोसेस अलग अलग है, उसी तरीके से इनहेरिटेंस के भी प्रोसेस अलग अलग हैं, ठीक है। तो आनंद मैरिज एक्ट जो है वो सिख कम्युनिटी के लिए है, ठीक है। आनंद मैरिज एक्ट जो है ये जो है स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन प्रोवाइड करता है सिख मैरिज रिचुअल्स को, ठीक है। सिख मैरिज को ये स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन प्रोवाइड करता है, जिसके क्या होता है, जिसके अंदर जो सिख की मैरिजेस होती हैं वो स्पेसिफिक रेगुलेशंस की जगह ले लेती हैं इंस्टेड ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, ठीक है। अगर कोई हिंदू शादी करता है तो वो हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर रजिस्टर किया जाता है, और अगर कोई सिख शादी करता है तो वो आनंद मैरिज एक्ट के अंतर्गत काम किया जाता है उससे, ठीक है। तो आनंद मैरिज एक्ट के अंदर जो है सिख की मैरिजेस जो है रजिस्टर की जाती हैं, रिकॉग्नाइज किया जाता है, ठीक है। हिंदू मैरिजेस हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर, ठीक है। मुस्लिम्स की मैरिजेस मुस्लिम मैरिज एक्ट के अंदर, इसी तरीके से सबके अलग अलग हैं। तो यूसीसी क्या करेगा, ये सारी चीज़ों को एक कर देगा, ठीक है। यूनिफॉर्मिटी हो जाएगी लॉज में, ठीक है। तो अब वहाँ पे सिख आनंद मैरिज एक्ट की ज़रूरत नहीं होगी, हिंदू मैरिज एक्ट की ज़रूरत नहीं होगी, सब में यूसीसी ही लागू, मतलब यूसीसी का जो भी लॉ है वही इंप्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो खैर ये क्वेश्चन नहीं था हमारा, हम आपको ये कॉन्टेक्स्ट समझा रहे थे कि अलग अलग जो रिलीजन्स हैं उनके लिए अलग अलग प्रोसेस है रिलेटेड टू एडॉप्शन, डिवोर्स, मैरिज, इनहेरिटेंस, ठीक है। तो उसी में मैरिज वाला जो प्रोविज़न है वो आनंद मैरिज एक्ट का है सिख मैरिजेस के लिए, ठीक है। हिंदू मैरिजेस के लिए हिंदू मैरिज एक्ट है, और सिख मैरिजेस के लिए आनंद मैरिज एक्ट है, ठीक है। और ये कहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया है, तो ये इम्प्लीमेंट किया गया है जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। यही मुद्दा था, यही हमारा क्वेश्चन था कि ये कहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया है, तो ये जम्मू एंड कश्मीर में ये इम्प्लीमेंट किया गया है, ठीक है। मतलब ध्यान से याद रखिएगा कि ये जो आनंद मैरिज एक्ट है वो जम्मू एंड कश्मीर में इम्प्लीमेंट किया गया है, ठीक है साथियों। आशा करते हैं यहाँ पे चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, इंडियन पार्लियामेंट रिसेंटली अप्रूव्ड पोस्ट ऑफिस बिल 2023 टू रिप्लेस विद एग्जिस्टिंग लेजिस्लेशन, ठीक है। तो इंडियन पार्लियामेंट ने अभी हाल ही में पोस्ट ऑफिस बिल 2023 अप्रूव किया है। तो ये जो बिल है पोस्ट ऑफिस बिल, ये कौन से एग्जिस्टिंग लेजिस्लेशन को रिप्लेस करेगा, आपको ये बताना है, ठीक है। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट एक्ट 2010, सेकेंड ऑप्शन है इंडियन पोस्टल रिफॉर्म्स एक्ट 1995, थर्ड ऑप्शन है इंडिया पोस्ट ऑफिस एक्ट 1898, और लास्ट ऑप्शन है पोस्टल मॉडर्नाइजेशन एक्ट 2005, ठीक है। तो इन चारों में से इंडियन पार्लियामेंट का जो पोस्ट ऑफिस बिल 2023 है वो कौन से लेजिस्लेशन को, कौन से एग्जिस्टिंग लेजिस्लेशन को रिप्लेस करेगा। तो साथियों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट 1898 को ये रिप्लेस करेगा, ठीक है। तो ये 125 ईयर ओल्ड इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट 1898 को रिप्लेस करके क्या आ गया है, पोस्ट ऑफिस बिल 2023। अगर इसमें कोई बहुत अच्छे प्रोविजन होंगे या ऐसे प्रोविजन होंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो वो हम आगे आने वाले दिनों में इसको डील करेंगे। अभी के लिए आप इतना याद रखिए कि किसको रिप्लेस किया गया है, तो इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट 1898 वाले प्रोविजन को, वाले लेजिस्लेशन को रिप्लेस किया गया है, किसके द्वारा, पोस्ट ऑफिस बिल 2023 द्वारा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और डेफिनेटली इस पर क्वेश्चन बनना चाहिए, ठीक है। तो याद रखिएगा ये 125 साल पुराना लॉ था, लेजिस्लेशन था, इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट 1898, जो कि अब रिप्लेस कर दिया गया है पोस्ट ऑफिस बिल 2023 द्वारा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट ईयर है, ध्यान दीजिएगा 1898, ठीक है, 1898, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, विच स्टेट क्लिंच द टॉप स्पॉट इन मेडल टैली एट खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023। तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स में किस स्टेट ने टॉप स्पॉट हासिल किया है, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, सेकेंड ऑप्शन है तमिलनाडु, थर्ड ऑप्शन है हरियाणा और लास्ट ऑप्शन है कर्नाटका। ठीक है, तो इन चारों में से खेलो इंडिया पैरा गेम्स में किस स्टेट ने टॉप स्पॉट लॉन्च किया था, टॉप स्पॉट हासिल किया है, क्लिंच किया है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो साथियों इसका सही आंसर है हरियाणा ने। ठीक है, हरियाणा ने जो है टॉप स्पॉट हासिल किया है खेलो इंडिया पैरा गेम्स में। ये पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स है। ठीक है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स ये पहली बार ऐसा ऑर्गेनाइज किया गया है। ठीक है, ये इनॉग्रल एडिशन था। ये कहाँ पे खेला गया था, तो दिल्ली में ये खेला गया था। ठीक है, न्यू दिल्ली में ये खेला गया था। ठीक है, जिसमें हरियाणा टॉप पे था, सेकेंड नंबर पे था उत्तर प्रदेश और थर्ड नंबर पे था तमिलनाडु। ठीक है, तो आप ये याद रखिएगा, खेलो इंडिया पैरा गेम्स जहाँ भी आपको दिखे खेलो इंडिया पैरा गेम्स, वो आप याद रखिएगा धूत। ठीक है, धूत, DHUT, धूत याद रखिएगा। ठीक है, धूत। ठीक है, धूत याद रखिएगा। डी से क्या है, डी से ये जहाँ हुआ है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स कहाँ हुआ है, तो दिल्ली में हुआ है, तो डी से दिल्ली। देख लीजिए, आपको ट्रिक बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा याद यहाँ हटा देते हैं, नहीं तो कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे DHUT है। ठीक है, DHUT है। डी से क्या है साथियों, डी से खेलो इंडिया पैरा गेम्स जहाँ पे ऑर्गेनाइज किए गए थे। ठीक है, हो सकता है आपसे यही पूछ लेना कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था, तो आपको याद रखना है धूत याद रखना है। तो डी से सबसे पहला जो है वो है कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था। ठीक है, डी में मतलब दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया था। उसके बाद जो HUT है, हट है, HUT है, ये रैंकिंग्स है। ठीक है, H से हरियाणा, U से उत्तर प्रदेश और T से तमिलनाडु। ठीक है, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु। ठीक है, इनके आपसे मेडल टैली तो नहीं पूछना चाहिए, फिर भी आप देख लीजिएगा जो सबसे टॉप स्पॉट है उन्होंने 105 मेडल हासिल किया है। हरियाणा ने 105 मेडल हासिल किया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश ने 62 मेडल्स हासिल किए हैं और तमिलनाडु ने जो है 20 मेडल्स हासिल किए हैं। ठीक है, 20 मेडल हासिल, सॉरी ये इन्होंने 32 मेडल 42 मेडल्स हासिल किए हैं। ठीक है, 42 मेडल्स इन्होंने हासिल किए हैं। ठीक है, इन्होंने 62 मेडल्स उत्तर प्रदेश ने और हरियाणा ने 105 मेडल्स। ठीक है, तो याद रखिएगा खेलो इंडिया पैरा गेम्स कैसे याद रखेंगे आप, धुत। ठीक है, धुत। ठीक है, धुत होके एकदम खेलते हैं सब लोग। ठीक है, पैरा इंडिया गेम्स में। ठीक है, डी से याद रखेंगे कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था, तो दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया था। उसके बाद ये रैंकिंग है पूरी, H से हरियाणा टॉप पे, सेकंड पे यूपी, U से यूपी, थर्ड से T तमिलनाडु। ठीक है, आशा करते हैं आपको ये ट्रिक समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, व्हाट इज द नेम ऑफ स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट अनवील्ड बाय भूटान किंग जिग्मे खेसार नामग्याल वांगचुक। ठीक है, तो भूटान किंग ने अभी हाल ही में, भूटान किंग कौन है, तो जिग्मे खेसार नामग्याल वांगचुक, उन्होंने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट अनवील की है। तो आपको बताना है उसका नाम क्या है स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का। ठीक है, जो अभी हाल ही में भूटान के किंग ने अनवील की है। ठीक है, आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है भूटान ग्रीन सिटी प्रोजेक्ट, सेकेंड ऑप्शन है गेलेपू स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट और थर्ड ऑप्शन है आसाम भूटान इंटरनेशनल सिटी और लास्ट ऑप्शन है आपके सामने वांगचुक सस्टेनेबल सिटी। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि कौन सी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है जो कि भूटान के किंग ने अनवील किया है। तो साथियों इसका सही आंसर है बी, ऑप्शन बी, गेलेपू स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट। ठीक है, और ये आसाम के बॉर्डर पे बनेगा, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो भूटान ने प्लान किया है 1000 स्क्वायर किलोमीटर में वो नई ग्रीन सिटी बनाएगा जिसका नाम होगा गेलेफू स्मार्ट सिटी, जो कि लिंक करेगा साउथ में किससे, आसाम बॉर्डर पे। ठीक है, आसाम बॉर्डर से ये लिंक करेगा। ठीक है, आसाम बॉर्डर से ये लिंक करेगा। ठीक है, तो ये इंटरनेशनल सिटी हो जाएगा, क्या नाम हो जाएगा इसका, गेलेफू स्मार्ट सिटी। ठीक है, तो गेलेफू स्मार्ट सिटी या तो याद रखिएगा किसका है, तो ये भूटान का है। ठीक है, ये भूटान का है। ठीक है, ये भूटान का है। ठीक है, भूटान का है। ठीक है, याद रखिएगा ये भूटान की स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है जो कि आसाम बॉर्डर पे लिंक हो जाएगी। ठीक है, आसाम बॉर्डर पे लिंक हो जाएगी। हो सकता है आपसे यही पूछ ले कि जो गेलेफू स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है भूटान का, वो इंडिया के किस स्टेट से लिंक किया जाएगा। आपको अरुणाचल प्रदेश दे दे, भूटान दे दे, सिक्किम दे दे, ठीक है, वेस्ट बंगाल दे दे, कुछ भी दे देगा, तो आपको याद रखना है कि आसाम से ये लिंक किया जाएगा गेलेफू स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट। ठीक है साथियों।
तो साथियों यहाँ पे हमारा 20 दिसंबर 2023 का पूरा सेशन समाप्त होता है। आशा करते हैं आपको जो ट्रिक्स बताई गई हैं वो समझ में आई होंगी। जो भी आपको स्टैटिक चीज़ें बताई गई थी, जो भी बैकग्राउंड चीज़ें बताई गई थी, जो भी कॉन्सेप्ट समझाए गए थे, वो सब समझ में आया होगा। और अगर कुछ भी नहीं समझ में आया है, कोई भी शिकायत है, कोई भी गिला है, कोई भी शिकवा है, तो प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन पूरा खुला हुआ है। आप अपनी शिकायत लिख के हमें बता सकते हैं और हम कोशिश करेंगे आपकी शिकायतों को दूर किया जा सके। एक और बात साथियों, अगर आपको इन्हीं सारी क्वेश्चंस के रोज़ डेली क्विज अगर सॉल्व करने हैं इन्हीं क्वेश्चंस के 1 मिनट में, 1.5 मिनट में, तो हम लोग पूरी जो इंस्टाग्राम पे अपना एक इंस्टाग्राम पे पेज है हमारा, उस पर हम लोग रोज़ 2 क्विज अपलोड करते हैं, एक सुबह और एक रात में, ताकि जो भी हम चीज़ें पढ़ रहे हैं एट द एंड ऑफ द डे हम उसको रिवाइज कर पाएँ। तो अगर आप वो चेकआउट करना चाहते हैं तो हम लोग ने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप बिल्कुल उसको जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है साथियों, तो हम लोग का साथ यहीं तक था आज के लिए। कल फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर्स के MCQs के साथ। तब तक के लिए साथियों खूब पढ़ते रहिए, खूब मेहनत करिए, जल्दी से सफल होइए। जय हिंद, जय भारत।